Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Abbas and we are going to have discussion on the MCQs related to English. MCQs number 1 हमारे पास है Do you know who is she? हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं. एक को हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन. हमारे पास क्वेश्चंस के दो किस्म होते हैं. एक को हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि WH वर्ड जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, जब WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और जब WH क्वेश्चन सेंटेंस के मिडल में आता है तो फिर हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन. अगर WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, और अगर WH वर्ड सेंटेंस के मिडल में आता है तो फिर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है. अब अगर WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो फिर इसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो वर्ब होगा और तीसरा जो वर्ड होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, और फिर उसके एंड में हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं. लेकिन अगर WH वर्ड सेंटेंस के मिडल में आ जाए तो फिर इसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, तीसरा जो वर्ड होगा वो वर्ब होगा, और फिर आप इसके एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन को यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ हु आर यू. अब आप जरा देखिए, पहले हु आया है, फिर उसके बाद वर्ब आया है, फिर उसके बाद प्रोनाउन आया है, और एंड में हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन को यूज किया है. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि I said to him who you are. अब जरा आप देखिए, यहां पर हमारे पास ये जो who है ये सेंटेंस के मिडिल में आया है, इस वजह से इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो प्रोनाउन है, और इसके बाद जो तीसरा वर्ड आया है वो वर्ब है, और एंड में हमने यहां पर लगाया है फुल स्टॉप. अब अगर है इस सेंटेंस को हम देखते हैं, सो डू यू नो हु इज शी, ये हु इज शी नहीं होना चाहिए बल्कि आना चाहिए कि हु शी इज. तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQs number 182. If he has contested, the result would have been different. अगर आपके पास would have आ जाए, should have आ जाए, could have आ जाए, might have आ जाए, must have आ जाए, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाए, तो फिर ये ज़रूरी है कि हम इसके साथ जो है वो क्या करते हैं, एफ लगाते हैं, फिर उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं. पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. अब अगर इस सेंटेंस को हम देखते हैं, द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट, वुड हैव बीन हमारे पास आया है, तो इससे पहले हिस्से में हमारे पास पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास आया है प्रेजेंट परफेक्ट. हमने लिखा है कि इफ़ ही हैज़ कंटेस्टेड, तो इस वजह से हमारे पास ही हैज़ नहीं आएगा बल्कि हमारे पास ही हैड आएगा. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQs नंबर 183. ही इज़ अ MA इन उर्दू लिटरेचर. ये हमारे पास आर्टिकल्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है. हमारे पास आर्टिकल्स के, जिस तरह आपको पता है कि दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और दूसरे को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास द है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन आता है. अब ए को हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, जबकि एन को हम यूज करते हैं वावल साउंड के साथ. अब आप लोग गलती ये करते हैं कि आप ये समझते हैं कि हम कॉन्सोनेंट लेटर की और वावल लेटर की बात कर रहे हैं. नहीं, हम कॉन्सोनेंट और वावल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कॉन्सोनेंट और वावल साउंड की बात कर रहे हैं. अब कॉन्सोनेंट और वावल साउंड के दरमियान आप डिफरेंस किस तरह पहचानेंगे, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी वर्ड को उर्दू में लिखें. जिस तरह यहाँ पर हमारे पास आया है MA, तो M को जब हम उर्दू में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं. अब अगर आपने किसी वर्ड को उर्दू में लिखा और उसके स्टार्ट में आपके पास अलिफ आया है, तो फिर आप उसके साथ एन लगाएंगे, चाहे वो आपके पास कॉन्सोनेंट लेटर क्यों ना हो. और अगर आपने किसी वर्ड को उर्दू में लिखा और चाहे वो वावल से स्टार्ट हो रहे, जिस तरह हमारे पास है यूनियन, तो यू हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो है वो एक वावल लेटर है,
लेकिन हम जब इसको उर्दू में लिखते हैं तो ये इस तरह आता है यूनियन, इसके स्टार्ट में आ जाता है ये, तो इस वजह से फिर हम इसके साथ क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। तो इतना जाने कि आप किसी वर्ड को उर्दू में लिखे, अगर उसके स्टार्ट में आपके पास अलिफ आता है तो आप उसके साथ एन लगाएं, और अगर उसके स्टार्ट में अलिफ नहीं आता तो फिर आप उसके साथ ए लगाएं। अब हमने लिखा कि ही इज़ एम ए इन इंग्लिश, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह ठीक होगा कि ही इज़ एन एम ए इन उर्दू लिटरेचर। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 184, वी ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टिल पेशावर। अच्छा देखिए, एक हमारे पास है फ्रॉम और दूसरा हमारे पास है टू। फ्रॉम को हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और टू को हम यूज़ करते हैं एंडिंग पॉइंट के लिए। यानी ये काम कहाँ से शुरू हुआ या किस टाइम शुरू हुआ तो हम उसके लगाते हैं फ्रॉम। ये काम किस जगह पर ख़त्म हुआ या किस टाइम पर ख़त्म हुआ तो हम उसके लगाते हैं टू। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, मैं इस्लामाबाद से कराची जा रहा हूँ, एंड आई रीच टू कराची फ्रॉम इस्लामाबाद। तो जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट पहले आ जाए तो आप उसके साथ फ्रॉम लगाएंगे, और एंडिंग पॉइंट एंड में आ जाए तो आप उसके साथ टू लगाते हैं। और अगर आपके पास एंडिंग पॉइंट पहले आ जाए तो फिर आप उसके साथ टू लगाएंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट एंड में आ जाए तो आप उसके साथ फ्रॉम को यूज़ करेंगे। अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम टू लगा सकते हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो फिर हम फ्रॉम टू भी लगा सकते हैं और फ्रॉम टिल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बैंक जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि द बैंक रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9 to 5, ये 9 बजे खुलता है और 5 बजे बंद होता है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि द बैंक रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9 till 5। तो टाइम के लिए आप फ्रॉम टू भी लगा सकते हैं और फ्रॉम टिल भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लेस के लिए आप टिल यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टिल को हम सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास MCQs हैं, वी ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू पेशावर आएगा, टिल पेशावर नहीं आएगा, क्योंकि पेशावर हमारे पास टाइम नहीं है बल्कि हमारे पास एक प्लेस है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs नंबर 185, although she had wordless but she qualified it। देखिए, आपके पास पेयर्ड कंजंक्शंस होते हैं, पेयर्ड कंजंक्शंस को हम कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, और इसको हम पेयर्ड या कोरिलेटिव कंजंक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में आते हैं। तो although के साथ yet आता है, सही है, scarcely के साथ और hardly के साथ when आता है, no sooner के साथ then आता है, so के साथ that आता है, either के साथ और आता है, neither के साथ nor आता है, as much के साथ as आता है। ये हमारे पास पेयर्ड कंजंक्शंस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि although हमारे पास आया है, लेकिन although के साथ हमने but को यूज़ किया है, जबकि रूल के मुताबिक although के साथ but नहीं आता बल्कि उसके साथ yet आता है। सो दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी हम but को रिमूव करके इसकी जगह पर yet लगा लेंगे। MCQs नंबर 186, ही इज़ अ मेंबर ऑफ नेटो। नेटो को हमने इस तरह लिखा है। अब ये नेटो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब होता है, एक आपके पास एब्रीविएशन होता है, एक आपके पास एक्रोनिम होता है। एब्रीविएशन में आप क्या करते हैं कि आपके पास 2-3 वर्ड्स होते हैं, आप उनका एक स्टार्टिंग जो है वो क्या करते हैं, उसका लेटर लेते हैं और आप उससे जो है वो एक एब्रीविएशन बनाते हैं। एक्रोनिम में भी हम इसी तरह करते हैं कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स में हम स्टार्टिंग लेटर्स लेते हैं, लेकिन उन स्टार्टिंग लेटर्स को हम इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं कि हमारे पास उससे एक नाम बन जाता है, वर्ड बन जाता है। जिस तरह अब नेशनल अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमने क्या किया है, हमने इससे स्टार्टिंग लेटर लिया है और हमने इससे एक नया वर्ड बना लिया है। तो दैट इज़ वर्ड, दैट इज़ नेटो। अब याद रखें कि एक्रोनिम के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, आप उसको हमेशा सारे लेटर्स को कैपिटल में लिखेंगे, तो ये इस तरह आएगा, नेटो आएगा। ये इस तरह नेटो जो है वो क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। MCQs नंबर 187, ही कॉल्ड मी ऑन ट्यूसडे। जब आपके पास मंथ का नेम आता है या आपके पास डे का नेम आता है तो आप हमेशा इसको कैपिटल में लिखेंगे। अगर आपके पास मंथ का नेम आ जाए या आपके पास डे का नेम आ जाए, सो यू शुड ऑलवेज बी राइटिंग इट विथ कैपिटल लेटर। सो इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। हमारे पास जो है वो क्या होगा, ही कॉल्ड मी ऑन ट्यूसडे। तो इस टी को हम कैपिटल कर लेंगे और हमारे पास ये सेंटेंस ठीक बन जाएगा।
MCQs नंबर 188, वाटर कंसिस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये कि एक ऐसी बात जिसको क्या करते हैं, जिसको सारे दुनिया वाले मानते हैं कि हाँ ये बात इस तरह है। अब ये हमारे पास एक साइंटिफिक ट्रूथ भी है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हमारे पास जो वाटर होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो व्हेनेवर यू हैव गॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये ज़रूरी है कि आप उस यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, आप उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर ये सिंगुलर है तो आप उसके साथ एस या ई एस को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आया है कंसिस्टेड, तो कंसिस्टेड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी होती है, तो इस वजह से हमारे पास गलत बन जाएगा। और इसको हम जब ठीक लिखेंगे तो ये किस तरह लिखेंगे, कंसिस्टेड की जगह पर हम लगा लेंगे कंसिस्ट्स, क्योंकि वाटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर है। याद रखें स्टूडेंट्स, जितने भी आपके पास लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स आप उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। जितने भी आपके पास गैसेस होते हैं आप उसको भी सिंगुलर कंसिडर करते हैं। क्योंकि वाटर हमारे पास आया है तो वाटर हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। इसको हम ठीक लिखेंगे तो इस तरह होगा कंसिस्ट्स। सो वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। MCQs नंबर 189, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा। एक ऐसा एक्शन जो कि अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाए, हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो हम उसके लिए यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। और एक ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा तो हम उसके लिए यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। यहां पर हमने लगाया है प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज, जबकि इससे पहले क्लास में हमने कहा बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस वक्त आने वाले साल में या अगले साल में, तो हम फ्यूचर में एक एक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से ही हैज नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास आएगा ही विल हैव कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। ही हैज नहीं आएगा बल्कि ही विल हैव आएगा। फिर हमारे पास है MCQs नंबर 190, द माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट माउंटेन। अच्छा देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि जब हमारे पास माउंटेन रेंजेस के नाम आते हैं, माउंटेन रेंजेस जिसको हम पहाड़ी सिलसिला कहते हैं, जिस तरह आपके पास हिमालय आ जाएं, आपके पास जो है वो कोई सुलेमान आ जाएं, ठीक है। अब ये हमारे पास कि हमारे पास पहाड़ी सिलसिला है। पहाड़ी सिलसिले का मतलब है कि इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा पहाड़ आते हैं। तो जब भी हमारे पास किसी माउंटेन रेंजेस की हम बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि द हिमालयास या द हिमालयस, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल माउंटेन का नेम आ जाए, जिस तरह आपके पास है K2 हमारे पास सिंगल माउंटेन है, तो सिंगल माउंटेन के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि द K2, तो हमारे ये जो सेंटेंस हो गया क्या बन जाएगा, ये गलत बन जाएगा। तो सिंगल माउंटेन के साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ हम आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हाईएस्ट। हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का आसान पॉइंट ये है कि या तो उस वर्ब के एंड में, उस वर्ड के एंड में EST आया होगा या उससे पहले मोस्ट आया होगा। अब अगर आपके पास ऐसा कोई वर्ड आ जाए जिसके एंड में EST आया है या उससे पहले आपके पास मोस्ट आया है, तो ये ज़रूरी है कि आप उससे पहले क्या करेंगे, आप उससे पहले आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। MCQs number 191, I usually eat apples, grapes, bananas and oranges in my breakfast। देखिए, जब आपके पास एक लिस्ट आ जाए, लिस्ट, या इसको अगर आसान करते हैं, आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा नाउन्स आ जाएं, 3 या 3 से ज़्यादा वर्ब्स आ जाएं, 3 या 3 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो 3 और 4 के दरमियान तो क्या आता है, एंड आता है। तो आप फर्स्ट वन के दरमियान भी कामा लगाएंगे, सेकंड वन के दरमियान भी कामा लगाएंगे, इस थर्ड वन के बाद आप कामा लगाते हैं या नहीं लगाते, ये आपके लिए ऑप्शनल है।
अगर आपने लगा लिया तो भी ठीक है, और अगर आपने नहीं लगाया तो भी ठीक है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि आई यूजुअली ईट एप्पल्स, एप्पल्स भी हमारे पास फ्रूट हैं, ग्रेप्स भी हमारे पास फ्रूट हैं, बनानास भी हमारे पास फ्रूट है, एंड ऑरेंजेस भी हमारे पास फ्रूट है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि एप्पल्स, ग्रेप्स और बनानास ये तीनों हमारे पास एक सीक्वेंस में आए हैं, तो इसके दरमियान कामा ज़रूर आना चाहिए। तो इस वजह से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्यों गलत है? वो इस वजह से गलत है क्योंकि एप्पल्स और ग्रेप्स के दरमियान जो है वो कामा नहीं आया। ऑप्शन सी इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें सिरे से कामा को यूज़ ही नहीं किया गया। और ऑप्शन डी इस वजह से गलत है क्योंकि हमारे पास जो है वो ईट एप्पल्स, ग्रेप्स, बनानास एंड ऑरेंजेस, तो हमने जो है वो इसके एंड से पहले कामा लगाया है, जबकि यहाँ पर जो है वो नहीं लगाना चाहिए था। अगर आपने लगाया है तो भी ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। MCQs नंबर 192, शी इज इंटेलिजेंट, मोर ओवर शी सिट साइलेंटली इन द क्लास। अच्छा, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स। जिस तरह आपके पास आ जाए मोर ओवर, फर्दर मोर, कंसीक्वेंटली, देयरफॉर, हेंस, देंस। तो जब ये वर्ड्स आपके पास आते हैं तो आप इससे पहले भी कामा लगाते हैं और इसके बाद भी कामा लगाते हैं। ये और भी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन आप इसको फिलहाल यही याद रखें कि मोर ओवर, फर्दर मोर, कंसीक्वेंटली, देयरफॉर, हेंस, देंस, जब ये वर्ड्स हमारे पास आते हैं तो हम इससे पहले भी कामा यूज़ करते हैं और इसके बाद भी कामा यूज़ करते हैं। तो इस वजह से MCQs नंबर 192 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी। MCQs नंबर 193, पिशावर डैश मर्दान सर्विस। अच्छा, जब आपके पास टू प्लेसेस आ जाए, टू प्लेसेस या टू टाइम्स आ जाएं, एयर वगैरह आ जाएं, तो आप इसके दरमियान दो काम कर सकते हैं। या तो आप उसके दरमियान टू लगा सकते हैं या आप उसके दरमियान डैश लगा सकते हैं। टू और डैश का मतलब जो है वो क्या होता है? सेम होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पिशावर टू मर्दान सर्विस बस सर्विस हैज़ बीन ओपन एंड पिशावर मर्दान बस सर्विस हैज़ बीन ओपन। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। MCQs नंबर 194, दे आर अगेंस्ट को एजुकेशन एंड दे आर अगेंस्ट को एजुकेशन। एक को एजुकेशन इस तरह लिखा है और दूसरा इस तरह है। तो ये जो हमने बड़ा लिखा है हम इसे डैश कहते हैं, और ये जो हमने छोटा लिखा है हम इसे कहते हैं हाइफन। ये हमारे पास जो डैश होता है ये एम की जितना जो साइज है उतना होता है, सही है। अब याद रखिए कि जब भी आप किसी वर्ड से पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, एक हमारे पास सफिक्स होते हैं, एक हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं। सफिक्स वो होते हैं जब हम उसको किसी वर्ड के एंड में यूज़ करते हैं, और प्रीफिक्स वो होते हैं जब हम उसको किसी वर्ड के स्टार्ट में यूज़ करते हैं। तो याद रखें कि जब भी आप प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे तो प्रीफिक्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हाइफन लगा सकते हैं, डैश को यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQs नंबर 195, वैसे तो हमारे पास रूल ये है कि हम कभी किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमने आर्टिकल द लगा लिया और फिर उसके बाद हमने एडजेक्टिव लगा लिया, लेकिन वो एडजेक्टिव लगा लिया जिसके बाद नाउन की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह हम कहते हैं कि द इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग, तो डिफरेंटली खुद ब खुद आपके जहन में आ जाता है पीपल। जिस तरह हम कहते हैं कि द ब्लाइंड, तो हम खुद ब खुद कहते हैं कि द ब्लाइंड पीपल। हम जब कहते हैं कि द पुअर, तो पुअर हमारे पास एडजेक्टिव है और हम इसके बाद क्या, हम उसके बाद नाउन नहीं लगाते। हम ये नहीं कहते कि द पुअर पीपल, बल्कि हम खुद ब खुद समझ जाते हैं कि हम द पुअर की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ हम पीपल को खुद एफिलिएट कर लेते हैं। तो जब आपके पास कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जिसके बाद आप क्या करते हैं, जिसके बाद आप जो है वो जब आपके पास ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जिससे पहले उसके बाद आपने किसी नाउन को यूज़ नहीं करना हो और नाउन खुद ब खुद अंडरस्टूड हो, तो फिर आप उससे पहले आर्टिकल द को यूज़ कर लेते हैं। तो जब आपके पास आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव की कम्बिनेशन आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज नॉट सक्सेसफुल। फिर हमारे पास है MCQs नंबर 196, वॉकिंग अ गुड एक्सरसाइज। देखिए ये ज़रा पहले, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, फिर है ही इज वॉकिंग एंड आई सा हिम ऑन अ वॉकिंग ट्रैक। तीनों सेंटेंसेस में वॉकिंग है। अब ज़रा पहला पॉइंट ये जाने, जब यही ING वाला वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए
तो हम उसे जरंड कहते हैं, या इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। और याद रखें कि जरंड के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। अगर यही ING फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाए तो फिर हम उसे मेन या एक्शन वर्ब कहते हैं। और अगर यही ING वर्ड आ जाए लेकिन इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो नाउन हो तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमारे पास इस MCQs में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। MCQs नंबर 197, द वर्ड अप्रेज्ड मीन्स, अप्रेज्ड का मतलब होता है एस्टिमेबल, ये किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाना, अंदाज़ा लगाना, हम उसे क्या कहते हैं? अप्रेज्ड कहते हैं। डिक्लाइन का मतलब होता है जब कोई चीज़ ज़वाल की तरफ जा रही हो। हार्ड वर्किंग आप लोग जानते हैं। और बिलीव का मतलब होता है एतबार या यकीन जिसे हम कहते हैं, या जैसे हम ईमान कहते हैं। तो MCQs नंबर 197 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 198, रिस्क एंड ज्यूपर्डी हैव सेम मीनिंग, किसी चीज़ को ख़तरे में डालना या ख़तरे में रहना को हम ज्यूपर्डाइज कहते हैं या हम उसको रिस्क कहते हैं। सर्टिनिटी का मतलब होता है जब किसी चीज़ के बारे में श्योर होते हैं। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है जब कोई चीज़ वक्फे के साथ साथ हो रही होती है। ये देखिए, ये एपैथी, पैथी के मतलब होते हैं फीलिंग्स। और जब किसी वर्ड से पहले आ जाए तो इसका मतलब होता है विदाउट। तो जब कोई बंदा फीलिंग्स के बगैर होता है, जालिम होता है, तो हम उसे कहते हैं एपैथेटिक। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 199, द एंटोनिम ऑफ एसेंट्रिक इज, एसेंट्रिक का मतलब होता है कोई बंदा जो कि बड़ा अजीब किस्म का होता है, सही है। तो बिजार का मतलब होता है अजीब, आउटलैंडिश का मतलब भी होता है अजीब, और फ्रीकिश का मतलब भी होता है अजीब। जबकि वो यहाँ पर हमसे एंटोनिम मांग रहे हैं तो एंटोनिम का मतलब फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉमन बन जाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और लास्ट MCQs हमारे पास है MCQs नंबर 200, होल्ड एंड वेफ्ट हैव अपोजिट मीनिंग। वेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना, और होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होगा? जब कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है और वो फिसल जाती है। फ्लोटिंग, जिस तरह हम आइस को जो है वो पानी में डालते हैं और वो जो है वो चलती हैं। और विल का मतलब होता है इस तरह जो है वो एक दायरे में घूमना फिरना। तो MCQs नंबर 200 में हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। होपफुली ऑल द MCQs आर क्लियर फॉर यू पीपल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।